प्लांट ब्रीडिंग का नेक्स्ट लेक्चर है कंपोनेंट्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, हेरिटेबिलिटी एंड जेनेटिक एडवांस। ठीक है, तो अलग अलग टर्म्स हैं, जैसे जेनेटिक वेरिएशन है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं या घटक हैं वो हम लोग देखेंगे। हेरिटेबिलिटी क्या होती है, इसके कौन कौन से घटक होते हैं वो हम लोग देखेंगे, और जेनेटिक एडवांस क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो अपने इसको शुरू करते हैं अभी। सबसे पहले आनुवंशिक विचरण या इसको बोल देते हैं जेनेटिक वेरिएंस। तो जेनेटिक वेरिएंस क्या चीज़ होती है अभी? एक जाति के जो पौधे हैं, एक स्पीसीज के जितने भी प्लांट्स हैं, उसके जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं या जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं, उनमें जो वेरिएशन पाई जाती है या उनमें जो भिन्नताएं पाई जाती हैं, ठीक है, उनको हम लोग सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? आनुवंशिक विचरण या जेनेटिक वेरिएंस बोलते हैं। ठीक है, एक जाति है, उसके अंदर बहुत सारे पौधे हैं। ठीक है, उन पौधों के लक्षणों में जो अंतर होता है, ठीक है, बीज के रंग में अंतर हो सकता है या पौधे की ऊंचाई में अंतर हो सकता है, ठीक है ना, पुष्प के रंग में अंतर हो सकता है, ये सारे के सारे क्या हैं? उसके आनुवंशिक लक्षण हैं या जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं। तो इनके अंदर जो भिन्नता है या अंतर है वो क्या कहलाता है? जेनेटिक वेरिएंस या आनुवंशिक विचरण कहलाता है। ठीक है, अब इसके कौन कौन से घटक हो सकते हैं? जो पौधों के आनुवंशिक लक्षण हैं या प्लांट्स के जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं, वो किस कारण हो सकते हैं या कौन कौन से उसके कारण हैं, कौन कौन से कॉजेज हैं जिनके कारण पौधों के आनुवंशिक लक्षण या प्लांट्स के जो जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं वो डेवलप होते हैं। ठीक है, वही इसके क्या कहलाते हैं? कंपोनेंट्स या घटक कहलाते हैं। तो जैसे सबसे पहले दिख रहा होगा आपको, इस फॉर्मूले के अंदर आप लोग देखो, फॉर्मूला क्या है अभी? वी जी इज इक्वल टू वी ए प्लस वी डी प्लस वी ई। ठीक है, यहाँ पे वी जी क्या है अभी? कुल आनुवंशिक विचरण, यानी कि टोटल जेनेटिक वेरिएंस जो है। ठीक है, अब इसके तीन कंपोनेंट्स हैं, देखो, एक तो है वी ए, इसको बोलते हैं योजात्मक विचरण या इसको बोलते हैं एडिटिव वेरिएंस। दूसरा कंपोनेंट कौन सा है अभी? प्रभाविता विचरण, वी डी। ठीक है, या इसको बोलते हैं डोमिनेंस वेरिएंस। और तीसरा इसका कंपोनेंट कौन सा है? वी ई, या इसको बोलते हैं प्रबलता विचरण या एपिस्टेटिक वेरिएंस। ठीक है, तो आनुवंशिक विचरण या जेनेटिक वेरिएंस के तीन कंपोनेंट्स हैं या तीन घटक हैं। इसका मतलब इन तीन कारणों की वजह से या इन तीन कॉजेज की वजह से पौधों के या प्लांट्स के जो आनुवंशिक लक्षण हैं या जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं वो उत्पन्न होते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं योजात्मक विचरण की या एडिटिव वेरिएंस की। ठीक है, पौधों के अंदर कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो कई जीनों के योजात्मक प्रभाव के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, मतलब क्या है? बहुत सारे जो जीन्स हैं वो क्या करेंगे? आपस में मिलकर एक साथ प्रभाव उत्पन्न करेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से लक्षण जो है वो उत्पन्न होगा। जैसे जैसे जीनों की संख्या जो है बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे जो लक्षण की तीव्रता है या कैरेक्टर की जो इंटेंसिटी है वो भी लगातार क्या होती है? बढ़ती जाती है। ठीक है, तो कुछ लक्षण ऐसे होते हैं, कुछ आनुवंशिक लक्षण जो योजात्मक होते हैं, यानी कि एडिटिव जीन इफेक्ट के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, पता चल गया ये। उसके बाद दूसरा कंपोनेंट है प्रभाविता विचरण या डोमिनेंस वेरिएंस। ठीक है, तो हमें पता है कि पौधों के अंदर जितने भी जीन्स हैं, प्लांट्स के अंदर जो भी जीन्स उपस्थित होते हैं, हर एक जीन के दो एलिल्स होते हैं। एक तो होता है प्रभावी एलिल या प्रभावी युग्म विकल्पी, और दूसरा होता है अप्रभावी युग्म विकल्पी। ठीक है, समयुग्मनज अवस्था के अंदर, ठीक है, अगर मान लीजिए कैपिटल टी है, तो यहाँ पे जो कैपिटल टी एलिल है या युग्म विकल्पी है वो कैसा है? प्रभावी है, तो इसका मतलब इसका लक्षण प्रकट हो जाएगा। हिट्रोजाइगस या विषम युग्मनज अवस्था की बात करें तो कैपिटल टी के साथ अगर स्मॉल टी कॉम्बिनेशन में आ रहा है तो यहाँ पे कैपिटल टी जो है उसका प्रभाव उत्पन्न होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसको क्या बोल देते हैं? प्रभाविता विचरण या डोमिनेंस वेरिएंस। और ज़्यादातर जो लक्षण पौधों के अंदर उत्पन्न होते हैं, ज़्यादातर जो प्लांट कैरेक्टर्स होते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं, वो डोमिनेंस वेरिएंस की वजह से या प्रभाविता विचरण के कारण ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तीसरा आता है प्रबलता विचरण या इसको बोलते हैं एपिस्टेटिक वेरिएंस। तो एपिस्टेटिक वेरिएंस क्या चीज़ होती है? अभी इसमें दो अलग अलग जीनों के एलिल्स, है ना, या दो अलग अलग जीनों के युग्म विकल्पी आपस में क्रिया करते हैं। ठीक है, इनको क्या बोल देते हैं? नॉन एलिल्स।
ठीक है, या अयुग्म विकल्पी। तो नॉन एलिल्स जो है वो आपस में क्रिया करते हैं और इसमें से एक जीन का जो एलिल है या एक जीन का जो युग्म विकल्पी है वो दूसरे जीन के युग्म विकल्पी के प्रभाव को रोक देता है। ठीक है, दूसरा जो जीन होगा उसके युग्म विकल्पी या एलिल के इफेक्ट को ये रोक देगा। ठीक है, और यही प्रोसेस क्या कहलाएगा, एपिस्टेसिस या प्रबलता कहलाएगा। ठीक है, तो कुछ लक्षण एपिस्टेसिस के कारण भी प्लांट्स के अंदर उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये 3 कारण हैं या 3 कॉजेज हैं जिनके कारण प्लांट्स में जेनेटिक कैरेक्टर्स या आनुवंशिक लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो ये है भी सबसे पहला आनुवंशिक विचरण या जेनेटिक वेरिएंस। अब पौधों के अंदर जितने भी लक्षण हैं, ठीक है, वो मैंने आपको बताया कि जीन्स की वजह से होते हैं, लेकिन वातावरण का जो प्रभाव है वो भी पड़ता है किसके ऊपर, पौधों के लक्षणों के ऊपर। ठीक है, एनवायरनमेंट का इफेक्ट प्लांट के कैरेक्टर्स के ऊपर जरूर पड़ता है। इसका मतलब जो कैरेक्टर्स या लक्षण उत्पन्न होते हैं पौधों के अंदर या प्लांट्स के अंदर वो 2 कारणों की वजह से होते हैं। एक तो है जीन प्रारूप की वजह से और दूसरा है वातावरण की वजह से। इसका मतलब वातावरण का या एनवायरनमेंट का पौधे के लक्षणों पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो जो कुल लक्षण हैं पौधे के, ठीक है, ओवरऑल जो कैरेक्टर्स हैं वो किसकी वजह से होते हैं फिर, वीजी यानी कि जेनेटिक वेरिएंस की वजह से या आनुवंशिक विचरण की वजह से, प्लस दूसरा वातावरणीय प्रभाव की वजह से, और इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, एनवायरमेंटल वेरिएंस या वातावरणीय विचरण बोल देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वीपी आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, कुल लक्षण प्रारूपीय विचरण या टोटल फिनोटाइपिक वेरिएंस। ठीक है, तो ये टोटल फिनोटाइपिक वेरिएंस है। तो वातावरण का प्रभाव या एनवायरनमेंट का जो इफेक्ट है वो प्लांट कैरेक्टर्स के ऊपर जरूर पड़ता है। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूलेज हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे बनते हैं। एक क्वेश्चन जो है वो हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो ये स्क्रीन के ऊपर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा अभी, राजमा के 2 अंत्य प्रजात वंशक्रमों का आपस में क्रॉस करवाते हैं। ठीक है, राजमा क्या होता है, बीन्स बोल देते हैं इनको। इसके 2 इनब्रेड्स लेते हैं हम लोग, अंत्य प्रजात लेते हैं, इनब्रेड लाइंस लेते हैं और इनका आपस में क्या करवा देते हैं, अभी क्रॉस करवा देते हैं। क्रॉस करवाने से हमें क्या प्राप्त होगा, F1 पीढ़ी के पौधे जो हैं वो प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, या जो बीज प्राप्त होंगे वो कौन सी पीढ़ी के होंगे, F1 पीढ़ी के बीज होंगे। अब ये जो F1 पीढ़ी के बीज हैं या F1 जनरेशन के जो सीड्स हैं, इनका जो वेट है या भार है उसमें वेरिएंस या विचरण इसने कितना दे रखा है अभी, 1.5, 1.5 दे रखा है। ठीक है, F1 पीढ़ी के पौधों का स्व परागण करवाते हैं। अब हमें F2 पीढ़ी बनानी है या F2 जनरेशन डेवलप करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्व परागण या सेल्फ पॉलिनेशन करवा देंगे F1 जनरेशन के प्लांट्स में। तो F2 पीढ़ी हमें मिल गई। F2 पीढ़ी में फिर इसने दे रखा है जो बीज भार में विचरण है, यानी कि सीड वेट के अंदर जो वेरिएंस है वो कितना है, 6.1 है। ठीक है, तो ये कहता है कि F2 पीढ़ी के पौधों में कुल आनुवंशिक विचरण का मान ज्ञात करो। ठीक है, कहता है कि F2 जनरेशन जो है उसके प्लांट्स में जो टोटल जेनेटिक वेरिएशन होगा उसका मान जो है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे 2 वैल्यूज दे रखी हैं या 2 मान दे रखे हैं, एक तो है 1.5 और दूसरा है 6.1। दोनों के दोनों क्या हैं, वेरिएंस हैं या विचरण हैं, लेकिन हमें ये नहीं बताया कि इनमें से आनुवंशिक विचरण या जेनेटिक वेरिएंस कौन सा है और एनवायरमेंटल वेरिएंस या वातावरणीय विचरण कौन सा है। ठीक है, तो ये हमें पहचानना पड़ेगा। तो ये हम कैसे पहचानेंगे, इसको हम लोग एक डायग्राम से देखते हैं। अब देखो, जब भी हम लोग क्रॉस करवाते हैं इनब्रेड्स के अंदर, इनब्रेड्स या अंत्य प्रजात हमेशा कैसे होते हैं भी, शुद्ध होते हैं, 100%, 100% प्योर होते हैं। तो ये प्योर लाइन है, अंत्य प्रजात है। ठीक है, तो इसका जीन प्रारूप क्या है, मान लीजिए बी कैपिटल बी है। इसका क्रॉस हम लोग करवाएंगे दूसरी प्योर लाइन के साथ जिसका जीन प्रारूप मान लीजिए क्या है, स्मॉल बी है। इन दोनों में जब हम क्रॉस करवाएंगे तो F1 पीढ़ी के जितने भी पौधे प्राप्त होंगे वो उनका जीन प्रारूप क्या होगा, कैपिटल बी स्मॉल बी होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अभी F1 पीढ़ी के जितने भी पौधे होंगे, अगर 100 पौधे हमें प्राप्त हो रहे हैं तो 100 के 100 पौधों का जीन प्रारूप यही होगा, कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है, अब क्वेश्चन में ध्यान से देखो, ये कहता है कि F1 पीढ़ी में बीज भार में विचरण 1.5 मापा जाता है।
अब ये जो विचरण आ रहा है 1.5, ये जीन प्रारूप में अंतर के कारण नहीं हो सकता, क्योंकि जीन प्रारूप सभी पौधों का क्या है, एक समान है। ठीक है, तो जीन प्रारूप के साथ साथ और कौन सा ऐसा फैक्टर है, कारक है, जो लक्षण को प्रभावित कर सकता है, वातावरण। इसका मतलब वातावरण की वजह से F1 पीढ़ी के पौधों के जो बीज हैं उनमें विचरण या वेरिएंस देखने को मिलता है। इसका मतलब जो 1.5 यहाँ पे दे रखा है, ये कौन सा विचरण या वेरिएंस है, एनवायरमेंटल वेरिएंस है या वातावरणीय विचरण है। ठीक है, तो ये 1.5 क्या है अभी, V कैपिटल E, ठीक है, VE है, तो VE का मान हमें पता चल गया। अब हम दूसरे की बात कर लेते हैं। अब हमने क्या करवाया अभी, इनके अंदर स्वपरागन या सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं। तो जब सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागन करवाया जाता है तो हमें 3 अलग अलग प्रकार के जीन प्रारूप प्राप्त होते हैं F2 पीढ़ी के पौधों में। तो F2 पीढ़ी के जो पौधे होंगे उनमें 3 प्रकार के पौधे हमें देखने को मिलेंगे। एक ऐसे पौधे होंगे जिनका जीन प्रारूप क्या होगा, कैपिटल बी होगा। दूसरे प्रकार के पौधे जिनमें कैपिटल बी स्मॉल बी होगा। और तीसरे प्रकार के पौधे होंगे जिनमें स्मॉल बी होगा। ठीक है, चलिए अब ये कह रहा है कि F2 पीढ़ी में बीज भार में विचरण कितना है, अभी 6.1 मापा जाता है। अब ध्यान से देखोगे, पौधों का जीन प्रारूप क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब जीन प्रारूप का जो प्रभाव है लक्षणों के ऊपर पड़ा है। ठीक है, नंबर 1। लेकिन जीन प्रारूप के साथ साथ वातावरण का जो प्रभाव है वो भी पड़ता है लक्षणों के ऊपर। ठीक है, इसका मतलब F2 पीढ़ी में जो विचरण या वेरिएंस हमें दिया हुआ है वो जीन प्रारूप प्लस लक्षण प्रारूप, इन दोनों की वजह से आता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो 6.1 हमें दिया हुआ है ये क्या है, ये है VP, यानी कि कुल लक्षण प्रारूपीय विचरण या टोटल फिनोटाइपिक वेरिएंस का मान है, 6.1 जो है। चलो अब अपने इसको सॉल्व करते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, हमें VE का पता चल गया 1.5 और VP का पता चल गया हमें 6.1। फॉर्मूला क्या है अभी, VP इज इक्वल टू VG प्लस VE। ठीक है, अब अपने इसकी वैल्यूज जो है वो पुट कर देते हैं। VP की जगह पे क्या आ जाएगा, 6.1 आ जाएगा। VG की जगह पे VG है और VE की जगह पे क्या आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो VG में से VG इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6.1 में से माइनस करेंगे 1.5, तो VG की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.6 आ जाएगी आंसर। ठीक है, और यही हमें ज्ञात करना था। ठीक है, यही हमारा आंसर था, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं अभी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हेरिटेबिलिटी की, या इसको बोल देते हैं वंशागतित्व। तो हेरिटेबिलिटी जो है उससे हमें किस चीज़ का पता चलता है, हेरिटेबिलिटी से हमें इस चीज़ का पता चलता है कि हमारे पास एक प्लांट पॉपुलेशन है, एक पादप समष्टि है। उस प्लांट पॉपुलेशन या पादप समष्टि के अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी या आनुवंशिक विविधता उपस्थित है या नहीं। ठीक है, ये चीज़ हमें किससे पता चलती है, हेरिटेबिलिटी के मान से पता चलती है। ठीक है, अब हेरिटेबिलिटी जो है इसका मान कितना हो सकता है, तो इसकी जो रेंज है वो कितनी रहती है, 0 से लेके 1 तक रहती है। इसका मतलब न्यूनतम या कम से कम मान इसका कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। तो ये इसकी प्रास है या रेंज है। अब हेरिटेबिलिटी को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक को बोलते हैं नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी और दूसरा है ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी क्या होती है। तो हेरिटेबिलिटी के लिए फॉर्मूला है अभी h², है ना, इसको h² से हम लोग प्रदर्शित करते हैं हेरिटेबिलिटी को। कोई भी हो, चाहे वो नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी हो चाहे ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी हो, दोनों को ही हम लोग h² से, h स्मॉल रखना है, h² से प्रदर्शित करते हैं। तो नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, h² इज इक्वल टू V कैपिटल A है और डिवाइडेड बाय VP है। ठीक है, VA मैंने आपको बताया था क्या है अभी, योजात्मक विचरण है या एडिटिव वेरिएंस है। ठीक है, जबकि VP क्या है, कुल लक्षण प्रारूपीय विचरण है, यानी कि टोटल फिनोटाइपिक वेरिएंस है। ठीक है, ये दोनों अपने पहले पढ़ चुके हैं। तो अगर अपने VA को डिवाइड कर देंगे VP से तो ये क्या हो जाएगा, नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है अभी, इस पर क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा है ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी। ठीक है, तो ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, तो h² हो जाएगा भाई इज इक्वल टू VG डिवाइडेड बाय VP। यहाँ पे VG क्या है अभी,
कुल आनुवंशिक विचरण यानी टोटल जेनेटिक वेरिएंस, जबकि वीपी क्या है अभी, कुल लक्षण प्रारूपीय विचरण या टोटल फिनोटाइपिक वेरिएंस। ठीक है, तो वीजी को अगर अपने वीपी से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब जो हेरिटेबिलिटी का मान है, ठीक है, उससे हमें ये पता चलेगा कि जो प्लांट पॉपुलेशन है या पादप समष्टि है उसमें आनुवंशिक विविधता या जेनेटिक डाइवर्सिटी उपस्थित है या नहीं, है ना, एब्सेंट है या प्रेजेंट है। तो ये हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे। मान लीजिए एच स्क्वायर का मान अगर 0 आ रहा है, ठीक है, अगर एच स्क्वायर का मान कितना आ गया, 0 आ गया, तो आनुवंशिक विविधता अनुपस्थित होगी। इसका मतलब जो प्लांट पॉपुलेशन होगी, पादप पादप समष्टि होगी, उसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी या आनुवंशिक विविधता का पूर्णतया अभाव होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जो प्लांट पॉपुलेशन है या पादप समष्टि है, इसमें जो पौधे हैं वो क्या कर रहे हैं, स्वपरागण कर रहे हैं या सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे हैं। ठीक है, जब बार बार पौधों के अंदर स्वपरागण होता है या सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो इससे क्या होता है भाई, पौधों में समयुग्मनजता या होमोजाइगोसिटी बढ़ती जाती है, जबकि विषम युग्मनजता या हेट्रोजाइगोसिटी कम होती जाती है। ठीक है, समयुग्मनजता या होमोजाइगोसिटी बढ़ना, इसका क्या मतलब है अभी, आनुवंशिक विविधता का कम हो जाना या जेनेटिक डाइवर्सिटी का रिड्यूस हो जाना। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसका मतलब ये क्या है अभी, हाईली इनब्रेड पॉपुलेशन है, ये जो प्लांट पॉपुलेशन है वो हाईली इनब्रेड है या उच्च अंत्य प्रजात पादप समष्टि है। ठीक है, दूसरा हम लोग बात करते हैं, अगर एच स्क्वायर का की जो वैल्यू है वो 1 हो तो इसका क्या मतलब है अभी, कि पादप समष्टि के अंदर या प्लांट पॉपुलेशन के अंदर उच्च आनुवंशिक विविधता उपस्थित है, मतलब हाई जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो प्रेजेंट है प्लांट पॉपुलेशन के अंदर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्लांट पॉपुलेशन है या पादप समष्टि है उसमें आउट क्रॉसिंग ज़्यादा होती है या पर परागण ज़्यादा होता है या क्रॉस पॉलिनेशन ज़्यादा होता है। और क्रॉस पॉलिनेशन से क्या होता है भाई, पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन से पौधों में विषम युग्मनजता या हेट्रोजाइगोसिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, और समयुग्मनजता या होमोजाइगोसिटी कम होती जाती है। तो विषम युग्मनजता या हेट्रोजाइगोसिटी बढ़ने से पौधों में वेरिएशंस या विविधताएं बढ़ती हैं। ठीक है, इसीलिए अगर एच स्क्वायर का मान 1 आ रहा है तो बहुत अधिक मात्रा में उसमें आनुवंशिक विविधता उपस्थित होगी। ठीक है, हाई जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो पॉपुलेशन के अंदर प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो इस तरह की जो पॉपुलेशन है वो क्या होती है अभी, हाईली आउटब्रेड होती है। ठीक है, उच्च पर परागित पादप समष्टि जो है वो होती है। ठीक है, तो हेरिटेबिलिटी के मान से हमें ये पता चलता है। चलिए अब इसको क्वेश्चन से देख लेते हैं हम लोग। तो राजमा के 2 अंत्य प्रजात वंशक्रमों का आपस में क्रॉस करवाते हैं, बिल्कुल सेम तरीका है। जो बीन्स हैं उसके 2 इनब्रेड लाइन्स हमने ली, उनके बीच में क्रॉस करवाया और F1 पीढ़ी के प्लांट्स हमें मिल जाएंगे। तो F1 पीढ़ी में जो बीज भार में विचरण है या सीड वेट के अंदर जो वेरिएंस है वो कितना दे रखा है, 2.1 दे रखा है यहाँ पे। F1 पीढ़ी के पौधों का फिर हम लोग क्या करवाते हैं अभी, स्वपरागण करवाते हैं या सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं, और सेल्फ पॉलिनेशन से हमें क्या प्राप्त होगा अभी, F2 पीढ़ी प्राप्त होगी। F2 पीढ़ी में या F2 जनरेशन के अंदर जो बीज भार है या सीड वेट है उसके अंदर वेरिएंस या जो विचरण है वो कितना दे रखा है, यहाँ पे 8.5 दे रखा है। ठीक है, 8.5 दे रखा है। तो अब हमें बताना क्या है, इस प्रयोग की जो F2 पीढ़ी के पौधों में है ना, जो F2 पीढ़ी के जो प्लांट्स हैं उनके बीज भार की व्यापक वंशागतित्व का अनुमान लगाएं, है ना। इनका F2 जनरेशन के जो प्लांट्स हैं उनके जो सीड्स हैं, ठीक है, या सीड वेट के अंदर कहता है कि व्यापक वंशागतित्व का क्या मतलब होता है, ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी। तो हमें ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी का पता लगाना है F2 जनरेशन के अंदर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए, तो हमें 2 वैल्यूज दे रखी हैं, 2.1 और दूसरी दे रखी है 8.5। तो बिल्कुल सेम तरीका है जैसा मैंने पहले पता लगाया था कि हमें विचरण दे रखा है, वेरिएंस दे रखा है, लेकिन किस तरह का वेरिएंस है ये हमें पता लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2.1 जो है वो कौन सा होगा वो हम लोग देख लेते हैं। 2.1 कौन सा होगा भाई, सिर्फ सिर्फ वातावरण की वजह से जो पौधों के लक्षणों में परिवर्तन होगा, सिर्फ वही क्या होगा यहाँ पे 2.1 विचरण होगा F1 पीढ़ी के अंदर, क्योंकि F1 पीढ़ी में जो पौधों का जीन प्रारूप है या जीनोटाइप है वो क्या रहता है, सेम रहता है।
तो इसका ये 2.1 क्या है अभी, VE है या एनवायरमेंटल वेरिएंस है या वातावरणीय विचरण है। जबकि 8.5 जो है यहाँ पे क्या दे रखा है, F2। तो F2 पीरियड में मैंने आपको बताया था कि पौधों में 3 प्रकार का जीन प्रारूप विकसित हो जाता है। तो तो पौधों के जो F2 पीढ़ी के पौधे हैं उनमें 3 प्रकार के जीन प्रारूप देखने को मिलते हैं, ठीक है। प्लस जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, उसका इफेक्ट भी पौधों के ऊपर पड़ता है ना। जैसे मैंने आपको पहले बताया था बिल्कुल वैसा ही है। तो यहाँ पे 8.5 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा VP, यानी कि कुल लक्षण प्रारूपीय विचरण या टोटल फिनोटाइपिक वेरिएंस हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया। अब अपने इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें VE का मान दे रखा है यहाँ पे कितना 2.1 और VP का मान कितना दे रखा है 8.5 दे रखा है। तो अपने फॉर्मूला हमें पता ही है, VP इज इक्वल टू VG प्लस VE। तो VP की जगह पे क्या रखेंगे 8.5, VG की जगह पे VG आ जाएगा और VE की जगह पे 2.1 आ जाएगा, ठीक है। अब अपने इसको सॉल्व कर लेंगे तो VG इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8.5 माइनस 2.1, तो कितना आ जाएगा VG 6.4 आ जाएगा, ठीक है। तो VG का मान हमें पता चल गया 6.4 है। VP का मान हमें दे रखा है 8.5, ठीक है। तो हमें फॉर्मूला किसका लेना है, ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी का लेना है, जो कि क्या है H² इज इक्वल टू VG अपॉन VP है, ठीक है। तो H² क्या हो जाएगा 6.4 डिवाइडेड बाय 8.5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो H² का मान कितना आ जाएगा 0.753। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हो इन प्रॉब्लम्स को। चलिए उसके बाद लास्ट टॉपिक इसके अंदर है जेनेटिक एडवांस। तो जेनेटिक एडवांस जो है उससे हमें किस बात का पता चलता है, कोई भी प्लांट पॉपुलेशन है या पादप समष्टि है, हम लोग उसमें सुधार करना चाहते हैं या इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट की 2 विधियां हो सकती हैं या 2 मेथड्स हो सकते हैं। एक मेथड को बोलते हैं वर्ण या सिलेक्शन, ठीक है। जो उत्कृष्ट पौधे हैं या इम्प्रूव्ड प्लांट्स हैं उनका सिलेक्शन करना या वर्ण करना, चुनाव करना उनका। और दूसरी विधि क्या हो सकती है अभी, संकरण या हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इन दोनों विधियों में से कौन सी विधि का चुनाव पादप समष्टि के लिए करना चाहिए या प्लांट पॉपुलेशन के लिए हमें करना चाहिए, ये हमें कौन बताता है, जेनेटिक एडवांस की वैल्यू जो है या इसका जो मान है वो हमें बताता है, ठीक है। चलिए तो ये हमें पता चल गया। अब अगर GA का मान यानी कि जेनेटिक एडवांस जो है इसकी जो वैल्यू है अगर वो बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, बहुत उच्च है, तो हमें कौन सी विधि का उपयोग करना चाहिए अभी, वर्ण विधि का उपयोग करना चाहिए या सिलेक्शन मेथड का उपयोग करना चाहिए प्लांट पॉपुलेशन या पादप समष्टि में सुधार के लिए या इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है। लेकिन अगर GA की वैल्यू या इसका मान जो है वो बहुत कम आता है, निम्न आता है, तो हमें पादप समष्टि में सुधार के लिए या प्लांट पॉपुलेशन में इम्प्रूवमेंट के लिए कौन सी मेथड का उपयोग करना चाहिए, हेटेरोसिस, ठीक है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन भी बोल देते हैं, हेटेरोसिस भी बोल देते हैं। तो इसका उपयोग हम लोग जो है वो कर सकते हैं पादप समष्टि में सुधार के लिए। तो इस तरह से हमें जेनेटिक एडवांस की वैल्यू ये चीज़ बताती है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला ही ध्यान में रखना है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन जो है वो आपको आते भी नहीं है आगे और ज़्यादा डिटेल करनी भी नहीं है। तो इसका फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, GA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K इंटू H² इंटू सिग्मा P। अब यहाँ पे क्या चीज़ आई है, GA का मतलब आपको पता ही है जेनेटिक एडवांस, K का मतलब यहाँ पे दे रखा है सिलेक्शन डिफरेंशियल, ठीक है। H² का मान हेरिटेबिलिटी है और जो सिग्मा P है यहाँ पे ये क्या है, फिनोटाइपिक स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो बस इसका फॉर्मूला ही ध्यान में रखना है और इसके 3 कंपोनेंट्स हैं इनके बारे में ध्यान में रखना है और ज़्यादा डिटेल में मत जाना क्योंकि इसका डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा जाता है, इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा इसके बारे में और ज़्यादा नहीं। चलिए तो ये था अभी अपना 10th लेक्चर,